साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम एनटीए पीएचडी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, उसी के क्रम में अब हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपको आसानी के साथ आपको एग्जाम में करने चाहिए थे। और कुछ जो बहुत ही मेरे बताए हुए क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे हैं, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पेपर है, ये आपका बायोटेक का पेपर है, जो आपका 27 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड द कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल टू द फर्स्ट टाइम इन टेट्राहाइमीनिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि जब आप एंजाइम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। ये बात बिल्कुल सही है, जो कि समनर साहब ने इसको बताया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम है। जब आप एंजाइम पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट में कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो कि अभी रिसेंट में मान के चलिए कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि एंजाइम जो है वो आपके प्रोटीन के नेचर के होते हैं, लेकिन रिसेंट में ऐसे एक्सेप्शन हुए हैं जहाँ पे दो आरएनए कंटेनिंग एंजाइम जो है वो आपके डिस्कवर हुए हैं, जिनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। आरएनए जब एक्टिंग करता है एंजाइम के तरीके, और दूसरा जो है वो आपका राइबो न्यूक्लियस पी है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, राइबोजाइम जो है इसको चेच एटॉल ने डिस्कवर किया है, 1981 में डिस्कवर किया है, फ्रॉम द टेट्राहाइमीनिया। यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका उठाया है। और राइबो न्यूक्लियस पी जो है उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है वो आपके अल्टमैन है, जिन्होंने बैक्टीरिया में इसको डिस्कवर किया है। तो आगे से याद रखिएगा, अगर आपसे राइबो न्यूक्लियस पी बोलता है तो आप अल्टमैन का नाम लेंगे, और अगर आपसे राइबोजाइम पूछता है तो आप चेच एटॉल का नाम लेंगे। बाकी अगर आप इसमें थोड़ी सी अगर आपने एंजाइम बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो जो रिसेंट के साइंटिस्ट हैं उन्हीं का नाम दिया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन में आपका थॉमस चेच रखा हुआ है, तो इसको आप टिक करेंगे और ये आपका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन, जो कि आपके डिजीज पैथोजन से क्वेश्चन है, और एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना होती है। अब इसमें आपको क्या करना है, वेरियोला वायरस जो है ये आपका स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, डी को आपको सेकंड से लगा देना है। एक ही ऑप्शन में रखा है। इसके बाद अगर आप मैं बात करता हूँ, परट्यूसिस जो होता है ये आपका वूपिंग कफ करता है, काली खांसी जिसको बोलते हैं, बी का फोर्थ आ जाएगा। इसके बाद बोरेलिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका लाइम डिजीज कॉज करता है। और कैनेडिया एल्बिकन्स जो कि आपका एक फंगस है, इससे आपका कैनेडियासिस डिजीज होती है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, जिसमें हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ते समय आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जहां पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, जिससे बहुत सारे जीन के वेरिएशन बनते हैं। वही क्वेश्चन को यहाँ पे डराइव किया है। कह रहा है कि मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ BRCA जीन है, मान लो ये कोई भी जीन है, मे अराइज इन द कैंसर टिश्यू ड्यू टू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो किस मैकेनिज्म से ये आपका बनता है, तो ये आपका अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है। बाकी चूंकि अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, तो अल्टरनेटिव के साथ अगर आपने कोई वर्ड सुना होगा तो आपने स्प्लाइसिंग सुना होगा, स्टार साइड प्रमोटर, ऐसे कोई जबरदस्ती शब्दों को यहाँ पे उन्होंने फिट किया है। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते थे। और हमेशा जब कभी ट्रांसक्रिप्ट बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, किसी एक जीन के माध्यम से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्यूनोलॉजी का है, विच टाइप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द सर्कुलेटरी ल्यूकोसाइट्स। में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो ये आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं। याद करने का भी तरीका हमने आपको बताया है। सबसे ज्यादा जब आपने फिजिक्स पढ़ते रहे होंगे, तो आप वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे, बस आपको ये लगाना है। और इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं, जो कि आपकी 65% पॉपुलेशन होती है। फिर आपका लिम्फोसाइट्स आ जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, मोनोसाइट्स होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद एक नया क्वेश्चन जो कि आपका सिड्रोफोर्स है, ये आपके किस चीज को हेल्प करते हैं अपटेक करने में, तो ये आपके बेसिकली आयरन की अपटेक करने में करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया है आयरन की, यहाँ पे इन्होंने +2 और -3 फेरस या फेरिक स्टेट दिया है, बट इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका फेरिक होगा। और सिड्रोफोर्स जो होते हैं ये आपके ये साइनोबैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, या बैक्टीरिया में होते हैं। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में एक बार जाके देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, जहां पे इन्होंने डिस्कवरी के बारे में साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, और आपको बताया है कि आप इनको सीक्वेंस के ऑर्डर में आपको सजाना है। अब आप कहोगे सर यार ये सब तो कैसे कर पाएंगे, बट आपको याद होगा, जहां पे हमने डीबीटी की तैयारी के समय हमने ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जब पढ़ी है, वहां पे मैंने बताया है कि शाइमुरा नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। बाकी जब आप इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगर आप बहुत दूर तक
तक जाते हैं तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई होगी, सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी किया प्रोटोजोआ का, ये सब बहुत पुरानी स्टोरी है। रॉबर्टसन ने बाइलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ आधुनिक चीजें हैं, जैसा कि कह सकते हो कि थोड़ा रिसेंट में ही डिस्कवर हुआ होगा, तो वो आपका ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है। तो यानी कि सी जो है वो मेरा सबसे अर्लियर डिस्कवर हुआ होगा। तो यानी कि अगर आप इसके अरेंज आपको ऑर्डर में करना है कि सबसे पहले क्या हुआ है और सबसे आखिरी में क्या हुआ है, यही तरीके से आपको इसमें करना है। तो यानी कि सी अगर मैं कहता हूं कि सबसे लास्ट में हुआ होगा, तो मैं इस ऑप्शन में अगर मैं ट्रेस करता हूं तो आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि बी ए डी सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने रिपोर्ट किया था प्रोटोजोआ को, फिर उसके बाद कोलिकर ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को इन द मसल्स में, फिर रॉबर्टसन ने बाइलर मॉडल दिया, और सबसे लास्ट में आपका जीएफपी प्रोटीन आएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा। बाकी साइंटिस्ट के नेम से यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और वो आपके लिए सबक भी है कि हमेशा बायोलॉजी में आप जो भी चीजों को पढ़ रहे हैं उसके आसपास क्या चीजें घटित हुई हैं उनको भी आप अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो वो आपके लिए बोनस सिद्ध होंगे। फिर अगर मैं बात करता हूं आपके, जो कि अभी बायोटेक्नोलॉजी हम कोशिश रहेगी कि आफ्टर दीपावली मैं आपको स्टार्ट करके थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ा दूं। उसी के क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन टेम्पलेट डिपेंडेंट न्यूक्लियोटाइड एडिशन कौन करता है। तो ये आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज कहते हैं। ये आपका नॉन डिपेंडेंट मैनर में ये आपका काम करता है। बाकी टैग पॉलीमरेज आपने पीसीआर में पढ़ा होगा, पीएफओ भी आप पीसीआर में पढ़ते हैं, क्लेनो एंजाइम में को भी आपने पीसीआर में देखा होगा। या अगर आप इसके बारे में बहुत अंदर तक जाते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का अगर आप डाइजेशन कर देते हैं तो ये आपके दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा जो होता है वो आपका क्लेनाओ फ्रेगमेंट होता है। बाकी इसके बारे में आपको क्या करना है, आप इसको डिटेल में एक बार जाके पढ़िएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके गोल्डन राइस से पूछा गया है, ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द गोल्डन राइस क्या है, तो ये आपके बीटा कैरोटीन से आपका जो ये कहानी बनती है, विटामिन ए से लेना देना होता है, क्योंकि विटामिन ए का प्रिकर्सर जो होता है वो आपका बीटा कैरोटीन होता है। इसके बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा की हुई है, तो आपको इसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीनिंग मेथड से है और बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि वाइल स्क्रीनिंग टोटल ऑफ 50 डिफरेंट टी नॉट स्टेज ट्रांसजेनिक प्लांट है, मतलब हमारे पास 50 ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिसमें से 38 प्लांट जो है वो पीसीआर पॉजिटिव मिलते हैं फॉर एंटीबायोटिक मार्कर जीन के लिए। इस 50 में आपको 30 जो है वो किसी एंटीबायोटिक मार्कर के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं, while only 30 प्लांट वर पीसीआर पॉजिटिव फॉर बोथ द ट्रांसजेनिक और एंटीबायोटिक। यानी कि केवल 20 प्लांट जो है, ठीक है, अगर मैं इसमें बात करता हूँ, सॉरी 50 थे, ये 38 आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और 30 जो हैं वो दोनों के लिए पॉजिटिव, यानी कि एंटीबायोटिक वाले मार्कर के लिए भी पॉजिटिव है और यहाँ पे ट्रांजीन भी पॉजिटिव है, यानी कि इंसल्ट हुआ है। तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द सम प्लांट बीइंग पॉजिटिव फॉर एंटीबायोटिक मार्कर बट निगेटिव फॉर द ट्रांसजेनिक इन द पीसीआर बेस्ड स्क्रीनिंग। कहने का मतलब है ऐसा क्या कारण हो सकता है कि आपका जीन जो है वो एंटीबायोटिक मार्कर के लिए पॉजिटिव है लेकिन उसमें ट्रांसजीन नहीं है। तो इसका केवल एक कहानी होता है कि जब आपने ट्रांसजीन का ट्रांसफर हुआ है, जो कि आपने टीडीएनए मेथड से आपने किया होगा, तो उस केस में आपका लॉस हो गया है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपके कह सकते हैं कि जिसमें आप इंसल्ट करना चाहते थे ट्रांसजेनिक प्लांट में, वहां पे वो इंसल्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं एक और नया टर्म जो कि आपका स्ट्रोमा स्ट्रोमेटोलाइट्स एक वर्ड है, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस है जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो साइनोबैक्टीरिया बनेगा। बाकी आप इसको पर्टिकुलर जाके नई चीजें हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता आपको कोई एग्जाम में देखने को मिल जाए। फिर एक बार और आपको क्वेश्चन में घुमाया है जो कि आपके साइंटिस्ट के डिस्कवरी के ऑर्डर में आपको सजाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लेस द इवेंट्स इन ऑर्डर दैट हैपन। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो अगर आप सेल साइकिल में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क सेल्स को देखा था और उन्होंने बोला था कि ये सेल है। जहां की सेल की कहानी आती है वो रॉबर्ट हुक का नाम लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो यानी कि सबसे पहले आपका बी इवेंट हुआ होगा, फिर आपका ए हुआ होगा, दोनों ही ऑप्शन में रखा है, पहला चौथा आपका कट जाएगा। और गॉल्जी की डिस्कवर तो बाद में हुआ, लेकिन इन दोनों के बेसिस के बाद में स्लाइडर और स्वान ने आपकी सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो बी ए सी और लास्ट में आपके गॉल्जी साहब ने क्या किया है, गॉल्जी अपरेटस को डिस्क्राइब किया था। बाकी स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने किया था। एक वर्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया था जो हमेशा आप याद रखेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, राइट।
अब बीटी टॉक्सिन से भी आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्राइजीन जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इस लेक्चर को हमने पढ़ाया था, जिसमें बीटी वर्ड का क्या मतलब है, तो ये आपका बैसिलस थार्नोजेनेसिस प्रोटीन मतलब बैक्टीरिया से ये पूरी कहानी होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका बीटी का क्या हो जाएगा, बैसिलस थार्नोजेनेसिस हो जाएगा। बाकी अमाइनो एसिड्स जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एस्पार्टेट में आपके नॉन पोलर आर ग्रुप है या ट्रिप्टोफैन में आपका एरोमेटिक आर ग्रुप है। तो आपको पता है कि आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं, एक आपका ट्रिप्टोफैन होता है, एक आपका फेनिलएलनिन होता है और एक आपका टायरोसिन होता है। तो ट्रिप्टोफैन में एरोमेटिक है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, तो बी आपका राइट आंसर बनेगा। और थ्रियोनिन में आपका पोलर होता है क्योंकि ये आपका ओएच कंटेनिंग है, थ्रियोनिन जो होता है उसमें ओएच ग्रुप होता है, तो इसी वजह से ये आपका पोलर हो जाएगा, तो बी और सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। सीरीन को कह रहा है कि ये आपका नॉन पोलर है, तो गलत बात, सीरीन में भी आपका ओएच ग्रुप होता है, तो इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को डिटेक्ट कर सकते थे। अमाइनो एसिड्स का आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। फिर आपको जीन मेथड जो कि हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो उसी केस में अगर आपको पता होगा एग्रोबैक्टीरियम जो कि मोस्ट कॉमन है, जिसमें आप टीआई प्लाज्मिड वाली स्टोरी आती है, बी का फोर्थ देख लो, सबसे पहले यहाँ यहाँ रखा है, बाकी ऑप्शंस को कट कर दिया। इसके बाद जीन गन मेथड में मैंने आपको बताया था कि टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल से किया जाता है, तो ए का थर्ड ऑप्शन होगा, इसी ऑप्शन में रखा है, यानी कि थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके और जो इंपॉर्टेंट फिनोमिने होते हैं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाएगा, पीजी हो जाएगा और फाइबर मीडिएटेड जो हो गए वो आपके सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये मैचिंग कर सकते थे, बहुत ही आसानी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका सॉल्व होगा। इसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज में थोड़ा सा अंदर घुस के इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। बेसिकली क्या है, जब आप ऑटो इम्यून डिजीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो इसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीके के डिजीज में, एक आपकी सिस्टमिक होती है और एक आपकी नॉन सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक बेसिकली क्या होती है, सिस्टमिक जो होती हैं जिनका मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, मल्टीपल ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, उसको हम सिस्टमिक बोलते हैं, राइट। नॉन सिस्टमिक जो होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही रह जाता है, उसको हम नॉन सिस्टमिक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका ग्रेव डिजीज होगा। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा डिटेल बेस्ड क्वेश्चन था, तो अगर आप इसके बहुत डिटेल में इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो ही आपको समझ में आएगा। बट फिर भी ये क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो गई है तो ऑटो इम्यून तो आप जानते ही हैं, बट एक बार जाके वापस से आप इसको क्या करिए, चाहे गूगल पे ही सर्च मार के, क्यूबे में भी आपको ऑटो इम्यून मिल जाएगा, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक जाके एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर डिटेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी सबस्ट्रेट एडिशन। अब ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक मैं कहूंगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसमें आप किसी मार्कर मतलब किसी आप सबस्ट्रेट का एडिशन नहीं करोगे। तो यानी कि अगर आप ऑप्शंस में देखोगे, जैसे आपको ये पेरोक्सिडेज दिया है, तो ये क्या है, आपका बेटा एंजाइम है। अगर आप किसी एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो आपको सबस्ट्रेट तो देना ही देना है, तभी तो एंजाइम जो होगा वो रिएक्शन करेगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि ए में तो आपको यूज करना है, तो ए जहां जहां रखा है वो आप हटा दीजिए, कहानी बन गई साफ, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से जो भी आपके एसेज होते हैं, जिसमें आपका गस एसेज दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस ऑप्शन को ट्रेस करने में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती थी गस एसेज को, बट फिर भी जो भी आपके एसे बेस्ड टेक्नोलॉजी होते हैं उसमें भी आपको सबस्टेट चाहिए, ये भी एक तरीके का आपका कह सकते हो कि एलाइजा ऐसे हो गया या एमटीटी ऐसे हो गया। हाँ, आप इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। ऐशे की अगर आप बात करते हैं तो आप एमटीटी ऐसे आपको, जो कि मैंने अपनी चीज़ों में आपको पढ़ा के रखा है, जो टूल्स टेक्निक के वीडियो में मैंने बात की थी, तो अगर आप एमटीटी ऐसे भी बात करते हैं तो वहाँ भी तो हम एक सबस्ट्रेट डालते थे। तो यानी कि अगर ये गस ऐसे है तो यहाँ भी आपका सबस्ट्रेट पड़ेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो डी यहाँ यहाँ रखा है, तो बी और सी जो होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा, जिसमें आपका जीएफपी और आपका एंथोसाइनिन आपका आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि आपके इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में आपका जे चैन पाया जाता है। तो ये आपका आईजीए एंटीबॉडी होता है, इसमें आपका जे चैन पाया जाता है। बाकी मैचिंग में भी एक ऐसा मैचिंग जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है, साइक्लोस्पोरिन जो है वो आपका क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट के तरीके से यूज किया जाता है। किस फंगस से आइसोलेट करते हैं बेटा, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ 4 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईसीएमआर के टाइप से, तो जैसे ही मैंने साइक्लोस्पोरिन बोला है वैसे ही आपके जुबान पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा अपने पर विचार कीजिएगा कि आप ये चीजें मत भूलिए, साइक्लोस्पोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लोवास्टैटिन जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, इसका मोड ऑफ एक्शन अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो बी का मुझे फोर्थ पे लगा देना है, एक ही ऑप्शन में रखा है। साइक्लोस्पोरिन अभी हमने चर्चा कर लिया, आपका सी का मेरा सेकंड हो जाएगा। इसके बाद एवरमेक्टिन, ये भी आपने बहुत सुना होगा, जो कि अभी आप कोविड के टाइम पे ये दवा का उपयोग कर रहे थे। हालाँकि ये कोविड में बाय डिफ़ॉल्ट ये हेल्प कर रही थी, बट फिर भी ये एक तरीके का क्या होता है, एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। ठीक है, ये एंटी पैरासिटिक का मतलब है कि आप जब आप बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाएँगे और आप मेरे फाइलेरिया के लेक्चर को अगर आप देखेंगे जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे मैंने बताया है कि फाइलेरिया के ट्रीटमेंट में इवरमेक्टिन ड्रग दिया जाता है। तो इस तरीके और फाइलेरिया का जो वर्म होता है वो देखिए क्या है, पैरासाइट है। तो यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, एंटी पैरासिटिक एजेंट कहेंगे। और मेथोट्रेक्सेट का भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कैंसरस एजेंट होता है, जो कि आप इसको थर्ड से मिला देंगे। और इसका भी आपको मोड ऑफ एक्शन अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमारा पढ़ाया हुआ आया। तो फोर्थ ऑप्शन जो बनेगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाइल स्क्रीनिंग द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑफ जीन क्लोन, जो कि आपका पक 18 वेक्टर में इसको क्लोन किया गया है, जिसमें आप फिर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, इन सब में आप ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं। वी रिसीव्ड फ्यू ब्लू कॉलोनीज कंटेनिंग द इंसल्ट, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस रिजल्ट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कहीं पर आपको ब्लू कॉलोनीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। व्हाइल स्क्रीनिंग द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑफ ए जीन, जिसमें आप पग 18 है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग किया, वी रिसीव्ड फ्यू ब्लू कॉलोनीज। अब यहाँ पे इसी वर्ड को आपको समझना है कि बेटा एक्चुअल में होता क्या है। पहले तो इसकी कहानी समझ लो यहाँ पे, कि आपके दो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे किसी सबस्ट्रेट का यूज करते हैं जिससे वो कलर प्रोडक्ट देता है। तो जब तक इंसर्ट नहीं होता है, ठीक है, वो क्या देता है, कलर प्रोडक्ट देता है। और जैसे ही आपका जीन इंसर्ट हो जाता है, जो कि आपके पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाता है, तब यहाँ पे जब आप इसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं, तो ये आपका नॉन कलर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। राइट, यही कहानी है। अब इस केस में इनको क्या हुआ है कि बहुत ही कम ब्लू कलर इनको देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि अगर ब्लू कलर कम देखने को मिल रहा है, तो ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, व्हाइट देखने को मिल रहा है। यही तो कहानी हुई इसका वाइस वर्सा। अगर व्हाइट देखने को मिल रहा है, तो यानी कि आपका लैक जेड जीन में, जो कि आपका जेड जो आपका कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ठीक है, उसमें जो हुआ है वो क्लोन्ड जो है वो आपका बहुत ही आसानी के साथ और अच्छे से हो गया है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा, द जीन इज ए क्लोन इन फ्रेम विद द लैग जेड जीन। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन मैं कहूंगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव किया है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, जिसमें आप आउट ऑफ फ्रेम भी लगा देंगे, आप लोग लगेगा कि यार ब्लू कलर दे रहा है, लेकिन आपको फ्यू ब्लू कलर पे आपको जाना था। समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे मैं कहूंगा। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम में भी आपका एक क्वेश्चन, जो कि हमने हमारे चैनल में बहुत ही अच्छे से मैंने इसको पढ़ा के रखा है डीबीटी के टाइम में, और पढ़ के गए होगे तो बहुत ही आसानी से आपको कर लेना है। केवल और केवल इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि आपके वीर जीन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वीर जीन जो होता है वो एक तरीके का ओपेरॉन प्रोडक्ट होता है। ऑर्डर ऑफ द ओपेरॉन इन द कोर सीक्वेंस में कैसे ये, मतलब ये आपका कैसे कैसे आपके फिर जीन जो होते हैं वो आपके एक्टिवेट होते हैं। तो आपको मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने कभी आप मूवी का गाना सुनते होंगे, तो वहां पे एक गाना आपको बहुत ही फेमस है अनिल कपूर साहब का, जहां पे ए जी ओ जी लो जी सुनो जी ये वाला है ना, वन टू का फोर। तो सबसे पहले बस इस गाने का आपको पहला दूसरा लाइन याद रखना है, ए जी। तो यानी कि सबसे पहले ए एक्टिवेट होता है, फिर जी एक्टिवेट होता है। बस यहीं पे आपकी सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। तो करेक्ट ऑर्डर में आपका विर ए पहले होगा, फिर जी होगा, और ए और सी एक ही ऑप्शन में रखा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। बी और डी जो होते हैं वो आपके बाद में होते हैं, तो उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इस पर्टिकुलर लेक्चर को जाके देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से वहां पे हमने इसको पूरा किया है। और बाकी इन सारे विर्स का क्या रोल है, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, जिसमें मैं स्पेसिफिक आपसे जानना चाहूंगा कि विर ई का क्या रोल है। अगर आप इस समय पर्टिकुलर इस वीडियो को देखते हुए अगर आप विर ई का आंसर दे देते हैं, तो मेरी तरफ से आपको शाबाशी रहेगी। राइट, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कोडॉन एमंग द फॉलोइंग कोड फॉर द मेथ्योनिन। तो मेथ्योनिन जो होता है ये आपका स्टार्ट कोडॉन होता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका एयूजी हो जाएगा। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन करता है, तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हाइपर सेंसिटिविटी चार तरीके के होते हैं, वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। तो सेकंड वाला जो होता है वो आपका आईजीजी की वजह से होता है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी एक क्वेश्चन जो कि आपका मैचिंग में पूछा है, और जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, जिसमें आपका मॉलिब्डेनम जो है उसको आप नाइट्रोजनेस से लगा देंगे, बी का फोर्थ ऑप्शन आपका बनेगा। और जिंक जो होता है वो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस का कोफैक्टर होता है, डी का थर्ड।
ठीक है? तो डी का थर्ड आपको एक ही ऑप्शन में रखने को मिलेगा और इसके बाद जो ए का सेकंड फेरिटिन जो होता है वो आयरन के लिए हो जाएगा और कॉपर आपको प्लास्टोसाइनिन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।